हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम है राजेंद्र अरोड़ा और मैं हेड डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। आज की इस ई लर्निंग क्लास के अंदर हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम की। ये बेस थ्योरम का टॉपिक बीकॉम, एमकॉम और हर उस क्लास में जिसमें स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट है और प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम एज ए चैप्टर, तो वह बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स डिस्कस बेस थ्योरम। यस, बेस थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस। उन्होंने इस थ्योरम को फर्स्ट टाइम 1763 में पब्लिश किया था और इसे हम थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के अंदर एडिशन थ्योरम को पढ़ा हुआ है, हमने वहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को पढ़ा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने बात कर रखी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की। तो बेस थ्योरम बेसिकली इन सब का ही एक परफेक्ट मिक्सचर है जिसे हम अब स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली थॉमस बेस ने एक फैक्ट्री की कल्पना की है कि भाई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमारी दो मशीनें लगी हुई हैं, मशीन A1 एंड मशीन A2। दोनों ही बोल्ट बनाने का काम करती हैं। तो पहले क्या बात करते हैं हम, मशीन A1 में से बोल्ट निकालते हैं, लो ये निकले मशीन A1 में से बोल्ट, और फिर मशीन A2 में से बोल्ट्स निकले। अब सारे बोल्ट्स मेरे पास यहाँ इकट्ठा हो गए। अब इन सारे बोल्ट्स में से एक डिफेक्टिव बोल्ट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब ये जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन A1 में से भी हो सकता है और यही डिफेक्टिव बोल्ट मशीन A2 में से भी हो सकता है। अब ये डिफेक्टिव बोल्ट मशीन A1 में से हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर वो मशीन A2 में से हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस प्रोबेबिलिटी से पर्दा उठाने के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस थ्योरम। लुक एट दिस, ये देखो, इफ A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो मशीन A1 थी और जो मशीन A2 थी, दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट मींस या तो प्रोडक्शन मशीन A1 में से होगी या प्रोडक्शन मशीन A2 में से होगी। देन बी एन इवेंट व्हिच कैन ऑकर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ with machine A1 and machine A2। कि B बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। वो डिफेक्ट किसके द्वारा हो सकता है, इट मे अकर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ A1 and A2, कि वो A1 में से भी हो सकता है और वो मशीन A2 में से भी हो सकता है। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी उस डिफेक्ट के आने की, जो कि मशीन A1 में से होगा, वो क्या बनेगी, P A1 multiplied by P B by A1 divided by P A1 multiplied by P B बटा A1 plus A2 multiplied by P B बटा A2। ये क्या है, वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक डिफेक्टिव नट की, जो किसमें से हो, मशीन A1 में से हो। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है ये, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो B यानी डिफेक्टिव नट की, जो कि मशीन A2 में से है। अब ये फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले को बनाना सिखाऊंगा और थोड़ी देर में आप यूं कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला हमें बनाना आ गया। लेट्स डिस्कस। लुक एट दिस, सिंस मशीन A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस वो नट या तो मशीन A1 में से होगा या मशीन B1 में से होगा। तो एक डिफेक्टिव नट या तो मशीन A1 में से होगा या मशीन A2 में से होगा। दैट मींस B A1 और B A2, या अदर वर्ड्स में हम कहें तो B इज इक्वल टू A1B और A2B। इतना तक समझ में आ गया? दैट मींस वो डिफेक्टिव नट या तो मशीन A में से है और या मशीन A2 में से है। तो जहां एडिशन के अंदर हमने पढ़ा था क्या, कि जहां दो प्रोबेबिलिटीज के बीच में क्या लग जाता है, O, तो वहां हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, एडिशन थ्योरम लगाते हैं। डेफिनेटली आपको तो पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट विल बी P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू P A1B प्लस P A2B।
यानी और था तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब अगली बात ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम मशीन A1, कि भाई अगर मेरा डिफेक्टिव बोल्ट मशीन A1 में से सिलेक्टेड होगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो मशीन A1 के आने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव नेट फ्रॉम मशीन A1। भाई पहले तो जब मेरी A1 और A2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो क्या होगा, या तो मशीन A1 सिलेक्ट होगी या मशीन A2 सिलेक्ट होगी। तो फिलहाल मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन A1। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन A1 क्या है? PA1। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम मशीन A1, ये कौन सी है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये जो डिफेक्टिव नेट होगा वो मशीन A1 में से है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? B/A1। तो चूंकि दोनों के बीच में क्या लगाया यहाँ? एंड। दैट मीन्स क्या कि पहले तो मशीन A1 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, एंड डिफेक्टिव नेट भी मशीन A1 में से हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। Likewise, conditional probability of defective bolt being selected from machine A2। अब मशीन A2 से है तो वही बात कि मशीन A2 के आने की प्रोबेबिलिटी और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम मशीन A2, कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो किस में से हो? A2 में से हो। तो मशीन A2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? PA2 मल्टीप्लाइड बाय, के बीच में क्या है यहाँ? एंड, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम A2। तो क्या किया मैंने? PA1B भी निकाल दिया और PA2B भी निकाल दिया। तो अब मैं ऊपर वाले फार्मूले के अंदर इन दोनों के इंडिविजुअल फार्मूलाज को फिट करता हूं तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट, जो मेरी टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, वो कितनी बनेगी? PA1 मल्टीप्लाइड बाय PB/A1 प्लस PA2 मल्टीप्लाइड बाय PB/A2। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब अगेन थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं? अब वो तो मेरे क्या थे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब मैं बात करता हूं कि भाई एक नेट मैंने निकाला, वो डिफेक्टिव भी था और मशीन A1 में से भी था, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? PA1B डिवाइडेड बाय PB। अब PA1B क्या था? वो ये था, और PB क्या था? वो ये था। दैट मीन्स जो डिफेक्टिव नेट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है मशीन A1 में से आने की, PA multiplied by PB/A, this is the favorable number of outcome divided by exhaustive event, that means total number of outcomes, PA1 multiplied by PB/A1 plus PA2 PB/A2। तो ये क्या थी? प्रोबेबिलिटी थी कि डिफेक्टिव नेट मशीन A1 में से आए। लाइकवाइज यही फार्मूला क्या है, किस पे लागू होता है कि वो डिफेक्टिव नेट मशीन A2 में से आए। उसके लिए क्या किया? PA2 मल्टीप्लाइड बाय PB/A2 डिवाइडेड बाय PA1 मल्टीप्लाइड बाय PB/A1 प्लस PA2 मल्टीप्लाइड बाय PB/A2। तो यहां आकर आपको जो बेस थ्योरम के हिसाब से डिफेक्टिव नेट के मशीन A में से आने की प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला मिल गया और मशीन A2 में से भी आने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया। लो, इसी बात को हम क्या करते हैं, अगर जनरलाइज करना चाहें तो 3 मशीन के केसेस पर भी जनरलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर A1 A2 के साथ A3 और आ जाएगा। दैट मीन्स तीनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को पहले प्लस करके तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या कि डिफेक्टिव नेट कहां से हो? मशीन A1 में से। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव नेट फ्रॉम मशीन A1 मल्टीप्लाइड बाय द
possibility of machine A1 divided by total number of outcomes. Likewise A2 से डिफेक्टिव नेट आने की प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला ये रहा, और लाइकवाइज डिफेक्टिव नेट मशीन A3 में से आने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा। इसी बात को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी से आपको समझ में आएगा। In a bolt factory, machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of total production. कि मेरी जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो मशीन A1 से तो होती है कितनी 25%, और B से होती है 35% और C से होती है 40%। तो जो टोटल प्रोडक्शन मेरी हो रही है वो मशीन A से हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25/100। मशीन B से हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 35/100, दैट मींस 0.35। लाइकवाइज वो मशीन C से हो, इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी है 40/100, दैट मींस 0.40। अब अगली बात आती है कि मैंने क्या निकाला, out of their output 5%, 4%, 2% are defective bolts. That means मशीन A में से डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकलते हैं 5%, मशीन B में से डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकलते हैं 4%, और मशीन C में से डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकलते हैं 2%। तो यहाँ पर जो मेरा डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन A में से निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/100, दैट मींस 0.05। देन वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन B में से निकले, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो है 4/100, 4%, दैट मींस 0.04। लाइकवाइज वही नेट मेरा किस में से निकले मशीन C में से निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफेक्टिव नेट की, वो कितनी है 2/100, दैट मींस 0.02। तो मेरे पास यहाँ PA, PB और PC भी आ गए, और डिफेक्ट फ्रॉम A मशीन, डिफेक्ट फ्रॉम B मशीन एंड डिफेक्ट फ्रॉम C मशीन की प्रोबेबिलिटीज भी आ गई। चलिए इस बात को हमें टेबल के जरिए समझते हैं। तो ये क्या है, मशीन A की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, मशीन B के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और मशीन C की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव नेट आने की प्रोबेबिलिटी मशीन A में से 0.05, डिफेक्टिव नेट आने की प्रोबेबिलिटी मशीन B में से 0.04 एंड डिफेक्टिव नेट आने की प्रोबेबिलिटी मशीन C में से 0.02। तो अब मेरा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली जिसको मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का नाम देता हूं वो क्या है कि मेरी पहले तो कॉम्बिनेशन में कौन सी सिलेक्ट हो मशीन A, देन डिफेक्टिव नेट भी उसमें से निकले, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा PA मल्टीप्लाइड बाय P D/A, दैट मींस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। लाइकवाइज मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और लाइकवाइज मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मींस ये जो मेरा निकला वो क्या है, इन मशीनों के अलग अलग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन C divided by sum of joint probabilities of all three machines, like 0.40 multiplied by 0.02 divided by जो तीनों की इंडिविजुअल मशीन की आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफेक्ट के आने की प्रोबेबिलिटी का समीशन। तो ये क्या निकल जाता है, मेरा फाइनल रिजल्ट निकलेगा 23.18%। तो ये क्या है, मेरा एक डिफेक्टिव नेट निकले और वो मशीन C में से हो, उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, जो आशा करता हूं कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो एक और मैं डिस्कस करता हूं एग्जांपल आपके साथ, जिसके बाद आप कहोगे सर बेस थ्योरम बड़ी आसानी से समझ में आ गई। ये क्या है, देयर आर 3 मशीन्स, मशीन वैसी ही है, लाइकवाइज कैसे भी हो सकती है, A, B एंड C इन फैक्ट्री। Their daily output ratio कितना है 2:3:1। That means मशीन A में से कितना हो रहा है 2/6 का प्रोडक्शन, मशीन B में से कितना हो रहा है 3/6 का प्रोडक्शन, और मशीन C में से कितना हो रहा है 1/6 का प्रोडक्शन। अब past experience show that 2%, 4% and 5% of their
items produced by machine A, B and C respectively are defective. तो मशीन A, B और C में से डिफेक्टिव नट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी? 2%, 4% और 5% है। अब पहले तो मशीन रैंडमली सिलेक्ट हो और उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकले, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन ए और मशीन बी? अब देखो, मशीन ए के आने की प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं 2/6, मशीन बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको बता चुका हूं 3/6 और मशीन सी के आने की प्रोबेबिलिटी मैं बता चुका हूं 1/6। तो एक डिफेक्टिव नट अगर मशीन ए में से निकले तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/100। देन बी में से निकले तो उसके 4/100 और वो सी में से निकले तो उसकी 5/100। अब इन सारी कैलकुलेशंस को मैं क्या करता हूं? एक फॉर्मूले में फिट करता हूं। ये देखो, ये मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटीज है। प्रोडक्शन मेरा ए में से हो, बी में से हो, सी में से हो, उसकी पॉसिबिलिटीज। देन ए में से डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी, बी में से डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी, सी में से डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी। अब बात करता हूं मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक नट निकाला जो पहले तो वो मशीन ए में से हो और दूसरा डिफेक्टिव भी हो, दैट मींस एंड, तो मैंने इन दोनों की पॉसिबिलिटी को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया, लाइकवाइज इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये ढूंढना है कि जो मेरा नट है या तो वो मशीन ए में से है या वो मशीन बी में से है, सी में से नहीं है। तो देखो क्या फॉर्मूला है इसका। तो क्या पहले तो मैंने मशीन ए में से नट हो इस बात की पॉसिबिलिटी को ढूंढा, फिर मशीन बी में से नट हो उस बात की पॉसिबिलिटी को ढूंढा और बाद में इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लाइक जो मेरा मशीन ए में से डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी? पहले मशीन ए की आने की प्रोबेबिलिटी, फिर इसमें डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मशीन ए डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्लस मशीन बी मल्टीप्लाइड बाय डिफेक्ट ऑफ मशीन बी प्लस मशीन सी की पॉसिबिलिटी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय सी में से डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितनी निकल गई मेरी? 4/21 और ये मेरी कितनी निकल गई? 12/21। और चूंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? डिफेक्ट या तो मशीन ए में से है या मशीन बी में से है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, दैट मींस दोनों में क्या है? और है। तो मैंने क्या कर दिया? एडिशन थ्योरम लगा दिया इसके अंदर, तो दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर निकल गया 16/21। तो यहां आकर जो आपका जो बेस थ्योरम का टॉपिक है वो बड़ी आसानी से कवर हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से सुना होगा। इसके अंदर हमने बेस थ्योरम के अंदर यूज होने वाली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट को कॉम्बिनेशन में समझा और एक एग्जाम्पल के जरिए समझा। आपने इतने ध्यान से लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।